नरेंद्र मोदी पिछले एक दशक से भारतीय राजनीति में ये नाम लगातार गूंज रहा है। तो सवाल ये है कि उनके इस जबरदस्त चुनावी दबदबे का राज क्या है। आइए कुछ आंकड़ों और फैसलों के जरिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। 71% हाल के आंकड़ों के हिसाब से ये नरेंद्र मोदी के अप्रूवल रेटिंग थी। अब ये अपने आप में मतलब एक बहुत बड़ा नंबर है ना? लेकिन दुनिया के दूसरे बड़े नेताओं के मुकाबले ये नंबर कहाँ खड़ा है? तो देखिए, ये ग्राफ उसी सवाल का जवाब दे रहा है। साफ देखा जा सकता है कि ये रेटिंग अमेरिका, ब्रिटेन या फ्रांस इन देशों के नेताओं से कहीं कहीं ज्यादा है। और ये जो फर्क है ना, यही अपने आप में एक पूरी कहानी कहता है। तो फिर सवाल वही है, आखिर इतनी जबरदस्त और लगातार कामयाबी के पीछे की वजह क्या है? चलिए इस पूरी कहानी को ना जरा परत दर परत खोलकर देखते हैं। इस कहानी की बुनियाद में है एक ऐसा चुनावी रिकॉर्ड जो आज तक टूटा नहीं है। देखिए, साल 2002 में गुजरात में अपनी पहली उपचुनाव जीत, वहां से लेकर 2024 में प्रधानमंत्री के तौर पर लगातार तीसरा कार्यकाल, इस पूरे सफर में वो कभी कोई चुनाव नहीं हारे। ये वाकई एक असाधारण रिकॉर्ड है। अच्छा, अब जरा नेशनल लेवल पर नजर डालते हैं, खासकर 2019 के चुनावों पर। वो जीत वाकई में बहुत प्रभावशाली थी। और ये चार्ट देखिए, ये उनके अपने चुनाव क्षेत्र वाराणसी का हाल बताता है। साफ है कि वोटों का एक बहुत बड़ा हिस्सा उन्हें मिला। मतलब अपने सबसे करीबी प्रतिद्वंदियों को उन्होंने काफी बड़े अंतर से पीछे छोड़ दिया। ये उनकी व्यक्तिगत लोकप्रियता का एक बहुत बड़ा सबूत है। लेकिन देखिए, चुनाव जीतना एक बात है और सरकार चलाना, शासन करना बिल्कुल दूसरी। और उनका कार्यकाल कुछ ऐसे बड़े और अक्सर कह सकते हैं कि विवादास्पद पॉलिसी डिसीजन से भरा रहा है। और शायद सबसे नाटकीय फैसला था 2016 की नोटबंदी। इसे एक तरह से देश के लिए एक बड़े त्याग के तौर पर पेश किया गया ताकि देश का भला हो सके। अब यहाँ जो सबसे दिलचस्प चीज है ना, वो है इस पॉलिसी के घोषित लक्ष्य और जो असल में नतीजे सामने आए उनके बीच का बड़ा फर्क। सोचिए, जो नोट बंद किए गए थे उनमें से 99% वापस बैंकों में आ गए। तो फिर सवाल ये उठा कि काले धन को खत्म करने का जो मकसद था वो कितना पूरा हुआ। और बड़े सुधारों और फिर उन पर जनता की तीखी प्रतिक्रिया का ये जो पैटर्न है वो हमें आगे भी देखने को मिला, खासकर 2020 में लाए गए कृषि कानूनों के मामले में। सरकार का तर्क सीधा था। उनका कहना था कि ये कानून किसानों को आजादी देंगे, उन्हें बिचौलियों से मुक्त करेंगे और पूरे एग्रीकल्चर सेक्टर को मॉडर्न बनाएंगे। लेकिन किसानों को डर बिल्कुल उल्टा था। उन्हें लगा कि बड़ी कंपनियां उनका शोषण करेंगी और जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस की गारंटी है वो खत्म हो जाएगी। और इसी डर की वजह से देश में एक बहुत बड़ा किसान आंदोलन शुरू हुआ जो काफी लंबे समय तक चला। और हुआ ये कि लगभग 1 साल के लगातार विरोध प्रदर्शनों के बाद सरकार को ये तीनों कानून वापस लेने पड़े। ये वाकई में एक बहुत बड़ा फैसला था। तो अब देखिए, चाहे नोटबंदी हो या फिर ये कृषि कानून, दोनों ही मामलों में एक बात कॉमन थी। वो थी सरकार के फैसला लेने के तरीके पर सवाल। आलोचकों का ये मानना है कि इस दौर में पावर का एक तरह से सेंट्रलाइजेशन हुआ है। मतलब ज्यादातर ताकत प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ में सिमट कर रह गई है। इसका सीधा मतलब ये कि बड़े बड़े फैसले सीधे पीएमओ से ही लिए जाने लगे। और कई अहम फैसले जैसे 2016 की नोटबंदी, 2019 में कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाना या फिर 2020 के कृषि बिल, ये सब बहुत तेजी से और ज्यादा बातचीत या आम सहमति के बिना लागू किए गए। और इसी वजह से ये आरोप भी लगे कि इससे लोकतांत्रिक संस्थाएं कमजोर हो रही हैं। तो हमने उनका अटूट चुनावी रिकॉर्ड देखा, उनके कुछ बड़े पॉलिसी डिसीजंस देखे और उन पर हुई बहस को भी समझा। अब इन सब बातों को अगर एक साथ जोड़कर देखें तो भारतीय राजनीति के इस दौर को क्या कहा जा सकता है? देखिए, बहुत से एनालिस्ट्स का ये मानना है कि उनका प्रभाव इतना जबरदस्त रहा है कि 2014 के बाद के समय को मोदी युग कहना कोई बड़ी बात नहीं है, बल्कि ये एक सच्चाई है। और यहीं पर आकर हम इस दौर के सबसे बड़े और सबसे दिलचस्प सवाल पर रुक जाते हैं कि आखिर एक ऐसा नेता जिसे बड़े आर्थिक झटकों, जबरदस्त विरोध प्रदर्शनों और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं पर आलोचना का सामना करना पड़ा, वो फिर भी इतनी इमेंस पॉपुलैरिटी कैसे बनाए रखता है? ये कैसे मुमकिन है? शायद इसका जवाब उनकी राजनीतिक शैली, उनके संवाद करने के तरीके और जनता के साथ उनके सीधे कनेक्शन में छिपा है। और ये अपने आप में एक बहुत गहरे विश्लेषण